नमस्कार। ये जो साल है वो पुण्य श्लोका अहिल्याबाई होलकर की 300वीं शताब्दी दिवस है और इसको लेकर के जैसा कि हम लोग जानते हैं अहिल्याबाई होलकर जो कि भारत की संस्कृति की पुरोधा हैं। जितनी भी मंदिरों को आप देख रहे हैं उनका पुनर्जीवन कर देने का काम अहिल्याबाई होलकर ने किया। संस्कृति के जो छोटे छोटे अंग हो सकते हैं उसको जीवंत रखने का और उसमें नए आयाम जोड़ने का भी काम अहिल्याबाई होलकर ने किया था। संघ ने यह तय किया है कि इस वर्ष को अहिल्याबाई होलकर के नाम समर्पित किया जाएगा और उनके लिए बड़े से बड़े कार्यक्रम किए जाएंगे। इसके लिए राष्ट्रीय एक समिति भी बनाई गई है जिसके सचिव अशोक त्यागी जी हमारे साथ बात करने के लिए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो समर्पण है अहिल्याबाई होलकर जी के नाम से क्या क्या तैयारियां हैं, क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं, किस तरह की चीज़ें जो हैं वो लोगों के बीच में प्रस्तुत की जाएंगी ताकि संस्कृति की उस धरोहर को उसकी धारा प्रवाह लोगों तक जा सके। नमस्कार। हम सब जानते ही हैं कि लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है और इसको लेकर के एक अखिल भारतीय स्तर पर भी समिति का गठन हुआ है जिसके अध्यक्ष माननीय उदय राजे होलकर जी हैं जो कार्याध्यक्ष हैं उसके। ऐसी ही दिल्ली में भी समाज के भिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले 50 बंधु और बहनों की समिति बनी है जिनकी अध्यक्षा डॉक्टर उपासना अरोड़ा जी हैं जो यशोदा हॉस्पिटल की प्रबंधक निदेशक भी हैं। तो जो कार्यक्रम है वो तो चूँकि उनका जो जयंती है वो 31 मई होती है उनका जन्मदिन, तो दिल्ली में 31 मई से ही ये कार्यक्रम पहले से ही प्रारंभ हो चुके हैं। तो बहुत सारे स्कूलों में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में और अनेक NGO, RWA अलग अलग प्लेटफॉर्म पर किए जा रहे हैं। तो उसका जो स्वरूप है, कहीं संगोष्ठी है, कॉन्फ्रेंस है, कहीं डिबेट है, कहीं नाटक के रूप में है, कहीं एकल पात्रीय है, कहीं श्लोक के रूप में है। तो अनेक रूप से जैसा जिसको अच्छा लग रहा है वो चल रहा है। लेकिन उसके पीछे मुख्य हेतु ये है कि जो वर्तमान पीढ़ी है उनके जीवन के सभी पक्षों को जाने कि कैसे उन्होंने विविध क्षेत्रों में अपना योगदान किया और उस समय 300 साल पहले 29 वर्ष तक इतना अच्छा सफलतापूर्वक जो शासन किया उसे लेकर के युवा पीढ़ी प्रेरित हो और इस बात को जाने कि भारत में किस प्रकार से महिलाओं ने बहुत अच्छा योगदान राष्ट्र के निर्माण में किया है और देश को आगे बढ़ाया है। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है। इसको लेकर के दिल्ली में एक भव्य कार्यक्रम स्टेट लेवल का संपन्न हो। ये 14 नवंबर 2024 को शाम को 4:30 बजे किया जा रहा है। केदारनाथ साहनी सभागार है जो सिविक सेंटर MCD का हेडक्वार्टर है, वहाँ ये कार्यक्रम होने वाला है। तो निश्चित रूप से उसमें लगभग 900 से अधिक दिल्ली के जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले श्रेष्ठ बंधु और बहनें हैं उनको सूची बना करके उनको इनवाइट दे करके उनको वहाँ बुलाया गया है। हाई टी के बाद 5 बजे कार्यक्रम शुरू होगा। तो मंच पर संरक्षक मंडल के रूप में भी 5 गणमान्य लोग होंगे अपना आशीर्वाद देने के लिए, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह हैं, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मसरूर जी हैं और बचपन जो स्कूल है उसकी जो चेन के फाउंडर हैं अजय जी, वो भी वहाँ रहने वाले हैं। और डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी एक मुख्य वक्ता के रूप में अपना उद्बोधन देंगे ही। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षा विमला मेहरा जी जो IPS 1978 बैच की हैं और दिल्ली में तिहाड़ जेल की DG रही हैं, वो भी अपना उद्बोधन वहाँ रखेंगी। और डॉक्टर उपासना अरोड़ा जी चूँकि वो तो अध्यक्षा ही हैं इस समारोह समिति की जिसमें सचिव के रूप में मुझे काम करने का अवसर मिला है, तो उनका भी वहाँ वक्तव्य रहने वाला है। एक इनके कामों को उजागर करने के लिए एक शोध केंद्र भी दिल्ली में काम कर रहा है। तो मैं ये पूछने वाली हूँ कि 14 शोध पे भी बात करेंगे ना, लेकिन 14 तारीख को जो कार्यक्रम होने वाले हैं उसमें क्या कुछ, क्योंकि जाहिर सी बात है पूरी बात नहीं करेंगे क्योंकि उस दिन जो लोग आएंगे वो देखेंगे, लेकिन क्या कुछ दिया जाएगा, क्या मैसेज देने की किस तरह के कार्यक्रम रहेंगे, किस तरह से उसको मैसेज के तौर पे उसको सोसाइटी में सर्कुलेट किया जाएगा ताकि ये जो जीवन शैली उनकी है वो हर एक तक पहुंच सके और आज की पीढ़ी भी उससे प्रभावित हो सके। उसमें मुख्य बात यह है कि हम प्राचीन भारत से वर्तमान तक अगर देखें तो भारत में जो नारी का स्थान है और जो नारी का कार्य है वो कभी ठीक से उजागर नहीं हुआ। तो एक मुख्य रूप ये कि 300 साल पहले आप समझिए कि जो कम आयु में विधवा हो गई और उस समय सती प्रथा का भी चलन था, तो किस प्रकार से उनके ससुर ने उनको संबल दिया और उनको राजकाज चलाने की शिक्षा दीक्षा दी। उस समय स्त्री शिक्षा भी नहीं थी, तो कैसे गांव में उनके पिता ने उनको स्त्री शिक्षा के लिए आगे बढ़ाया। तो उन सब बातों को ध्यान में रख करके जो हम एक वीमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं कि नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं,
तो ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। भारत में तो ये हजारों हजारों वर्ष पहले से रहा है, चाहे वो ऋषि मुनियों की बात हो, वेदों के काल की बात हो, और उनके पास एक विजन भी रहा है। आप अगर देखेंगे तो जो टेक्सटाइल वाला महेश्वरी टेक्सटाइल आज बहुत पॉपुलर है, ये उन्हीं की ईजाद की हुई है, उन्हीं की दी हुई है। और अनेक अनेक क्षेत्रों में, ना केवल न्याय के क्षेत्र में, आप देखेंगे कि जिसको कहें प्रशासनिक क्षेत्र में जो रेवेन्यू का रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करें और कैसे लगान वसूल करें, और एग्रीकल्चर में भी अगर देखें कि कृषि का प्रबंध करना, पानी की व्यवस्था करना, सड़क बनाना, पुरानी सड़कों का पुनर्निर्माण करना, उनके किनारे पेड़ लगाना, मतलब इन्वायरमेंट के काम, स्किल के काम, और हम कहें कि सोशल हार्मोनी 29 साल तक अपने राज्य में किस प्रकार से, आज ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है पूरी दुनिया में कि सौहार्द को बनाए रखना। तो आज वर्तमान में जो बहुत सारी चुनौतियां दिख रही हैं, हम कहते हैं कि उसके उदाहरण हमारे प्राचीन भारत में देखने को मिलते हैं, और महिला नेतृत्व में कि कैसे बहुत अच्छा शानदार किया है। तो युवा पीढ़ी को, वर्तमान पीढ़ी को हम ये बताना चाहते हैं कि ऐसे अनेक अनेक साम्राज्ञी और राजा महाराजा यहाँ रहे हैं जिन्होंने काम किए हैं, तो वो संदेश हम देना चाहते हैं। देखिए, कहने का मतलब ये है कि भारत अपनी महिलाओं को लेकर के कितना सशक्त था, ये हम अहिल्याबाई होलकर की जीवनी से समझ सकते हैं कि जहाँ उनका नेतृत्व तो था ही राज्य काज के काम काजों में, साथ ही इनोवेटिव कैसे रहा जाए, नए नए चीज़ों को कैसे सोसाइटी में लाया जाए और उसको तकनीकी के तौर पे इम्प्लीमेंट किया जाए, ये भी था। यही नहीं, संस्कृति को लेकर भी अहिल्याबाई होलकर ने बहुत काम किया है। जैसे घाटों का काम हम कहें तो, जैसे जितने भी मंदिर थे उनके, सिर्फ ये मैं महेश्वर की बात नहीं कर रही हूँ, अहिल्याबाई होलकर ने पूरे भारत में सभी जो ज्योतिर्लिंग, खास करके जो शिवलिंग है, उनका पुनरुत्थान किया था। उसको किस तरह से आप देखते हैं और कैसे युवा पीढ़ी को, कि युवा पीढ़ी आजकल भगवान को देखे और घाटों को देखे तो वो स्पिरिचुअलिटी को डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन से जोड़ के भी हम देख सकते हैं। स्पिरिचुअल होना कोई ट्रेडिशनल नहीं होता है। जो लोकमाता अहिल्याबाई होलकर थी, वो शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। वो अपने हस्ताक्षर नहीं करती थी, वो शिव का नाम लिखती थी। उनकी मुद्राएं भी आप देखेंगे वही अंकित मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, शिव की पूजा किए बिना वो एक पानी का बूंद भी नहीं पीती थी। और इतनी न्यायप्रिय थी कि जो जनता आती थी उनको सीधे उनकी समस्याओं को सुनकर उनका समाधान निकालना, उनके बाद ही अन्न और जलपान ग्रहण करती थी। तो ऐसी शिव की भक्त होने के बाद उन्होंने जो काम किए, अपने राज्य की सीमा के बाहर, जो आपने बताया भिन्न भिन्न शिवलिंग है, चाहे वो सोमनाथ की बात हो, जैन की बात हो, बनारस की बात हो, अयोध्या के घाट हो, ऋषिकेश हो, अनेक अनेक स्थानों पे जो काम किए वो वाकई में उनकी दूरदर्शिता दिखाती है। या वर्तमान में पिछले आपने देखा होगा 3-4-5 वर्ष से भारत में जो केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो एक वातावरण दिख रहा है कि पुराने हमारे जो प्राचीन आध्यात्मिक केंद्र हैं वो अपना एक भव्य रूप ग्रहण कर रहे हैं। तो ये 300 साल पहले भी ऐसा ही वातावरण बना था उनके नेतृत्व में। ये भी कोई एक नई चीज़ नहीं है, ये भी हम बताना चाहते हैं कि ऐसा काल भी रहा है। तो निश्चित रूप से एक इतनी आध्यात्मिक महारानी का मॉडर्न होना, स्किल पर, टेक्सटाइल पर ध्यान देना, प्रशासनिक सुधारों पर ध्यान देना, महिलाओं की सेना बनाना, सौहार्द को देखना, हर चीज़ को इतना बढ़िया बनाना, वो वाकई में बहुत प्रेरणादायी है। शोध की बात आप कर रहे थे, शोध के लिए हमें लगता है कि आज के टाइम में कोई भी बात जो रखी जाए उसके पीछे फैक्ट्स होने चाहिए, तथ्य होने चाहिए, वरना लोग फिर उसको लोकोक्ति और कथा और कहावत और मैथोलॉजी मान लेते हैं। तो बहुत सारे जो नए स्कॉलर्स हैं और कॉलेज विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले जो अध्यापक हैं, उन्होंने एक शोध केंद्र बना के इस पर शोध कार्य करना शुरू किया। तो बहुत सारे रेफरेंसेस भी, आर्काइव्स भी वो जा रहे हैं और अच्छा कंटेंट बनाया है। तो 2 पुस्तक वो बना देखा है कुछों ने, क्योंकि समय की अपनी मर्यादा है। जो प्रबुद्ध समाज के बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, बहुत लंबे समय तक उनको नहीं बैठा सकते, पर अनेक विचार इसमें आ रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या उसमें होगा, लेकिन एक भव्य कार्यक्रम उससे रहने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अशोक जी। देखिए, अगर अहिल्याबाई होलकर की बात करें तो एक ऐसी नारी कि उस वक्त, उस एरा की बात करें तो कहानियाँ आती हैं। कहानियों में कहा जाता है कि पुणे की जो महारानी थी वो बेहद खूबसूरत थी, और अहिल्याबाई होलकर जो कि मध्य प्रदेश में महेश्वर की महारानी थी। चर्चाएं इन्हीं 2 महिलाओं की होती थी, दोनों सशक्त थी। जब पुणे की महारानी को पता चला तो उन्होंने अपनी दासियों को अहिल्याबाई होलकर के घर में रहने के लिए बोला कि देख कर आओ कि आखिर अहिल्याबाई होलकर की चर्चा इतनी होती क्यों। तो दासियां जब आई तो उन्होंने बताया कि, पूछा कि क्या ऐसी बात है, तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं, आपकी खूबसूरती लोग देखकर स्तब्ध रह जाते हैं, लेकिन जब माता अहिल्याबाई को देखते हैं तो उनके चरण छूने को मन करते हैं। ये संस्कार था। और कहते हैं कि जो अहिल्याबाई होलकर एक हाथ से जिस भाले को उठाती थी, आज 30 पुरुष
उसको मिलकर उठाते हैं तब भी उठाना मुश्किल होता है। तो ये सशक्तिकरण का वो दौर था जब महिलाएं किसी से सशक्त होने की बात कहती नहीं थी, बल्कि अपने दमखम पे दिखाती थी। आज उसी का प्रचार प्रसार होने जा रहा है और देखेंगे कि कितना भव्य कार्यक्रम होने वाला है। नमस्कार।